नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का AGIS के एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम में। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग आपके बीच फिर उपस्थित हैं। और आज का जो मुद्दा है, हम लोग UPSC के मेंस पेपर 2 की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से हम लोग इस चर्चा को करेंगे। और ये चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में जुडिशरी फंक्शन का एक पार्ट है। बेटा, किसका पार्ट है? जुडिशरी फंक्शन का पार्ट है। अब ये मुद्दा आया क्या है और क्या है, तो इसका एक जो मेन वर्ड है वो है कॉलेजियम प्रणाली, और एक बात करेंगे एनचेक। अच्छा, इसकी चर्चा आई क्यों है, तो उसके बारे में मैं आपसे अब नया जो अभी रिसेंटली एक चेंज हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। फिर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूँगा आपसे कि भाई आपका जो प्रणाली है कॉलेजियम और एक एनजेक व्यवस्था, ये क्या है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यवस्था ये है कि अभी हाल ही में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में 53वें चीफ जज हैं, उनका नाम है सूर्यकांत जी, जिन्हें आप देखेंगे तो 24 नवंबर 2025 को अपॉइंट किया गया और 9 फरवरी 2027 तक जिनके कार्यकाल को रखा गया है। और इनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। लेकिन ये जो हमारी कॉलेजियम प्रणाली है, इनके द्वारा पहले ही हमारे चीफ जजेस का जो नाम है वो पहले ही डिक्लेयर किया जाता है। तो वर्तमान में अब आप देखेंगे बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। इतिहास का सबसे पहला पॉइंट है ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ आपको, अब तक नहीं हुआ जो हुआ है अब। तो 53वें न्यायाधीश सूर्यकांत जी के बाद जो 54वें न्यायाधीश हैं, 54 चीफ जजेस ऑफ इंडिया जो बनाए गए हैं, वो फर्स्ट वुमेन ऑफ चीफ जजेस ऑफ इंडिया हैं। बात समझ में आ रही है? जिनका नाम बीबी नागरत्ना है। क्या नाम है बेटा? जिनका नाम बीबी नागरत्ना है, जिनको पूरा नाम के रूप में अगर हम बताएं आपको तो बेंगलोर वेंकट रमैया नागरत्ना के नाम से जाना जाता है, जो कि 2008 से 2021 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट में जजेस के पद पर काम कर चुकी हैं और 21 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आई हैं जज हैं। और इसके बाद इन्हें अब 2026 में अगर हम बात करें अभी हाल ही में, तो इन्हें 54वें CJI के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मतलब इनके नाम को डिक्लेयर कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? चलो बात कर लेते हैं इनके। अगर हम बात करें कि ये जो प्रक्रिया रही है, ये कहीं ना कहीं चीफ जजेस की बातें आप देखेंगे तो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 7073 जिसके अकॉर्डिंग हमारे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ही एक सिस्टम जो आपका जुडिशरी सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश किया गया। बात क्लियर है? अब ये जो जिस समय बनाया गया 4 फरवरी 1774 में, इसमें आप देखेंगे तो वहाँ 3 मतलब एक चीफ जज और 3 अदर जज की कोरम यानी कि एक गढ़पूर्ति थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इसके बाद ही दरअसल भारत के लिए कुछ जुडिशरी फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1937 में अकॉर्डिंग टू 1935 इंडियन गवर्नमेंट्स एक्ट के माध्यम से यहाँ पर 1 अक्टूबर 1937 को आप देखेंगे फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। उस फेडरल कोर्ट में भी कोरम की अगर बात करें तो 1 जजेज प्लस 6 अन्य जजेज की बात की गई है। बात यही नहीं रुकती कि जो एक जज है CJI, उस वहाँ भी जो CJ हैं, जो चीफ जज हैं, उनका नाम था बेटा मॉरिस गवेयर। क्या नाम था? मॉरिस गवेयर। यहाँ पहली बार भारतीय को एक जज के रूप में नियुक्त किया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें लगातार जो हमारा 28 जनवरी 1950 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट पहले जो न्यायाधीश बने, उनका नाम था हीरालाल जेकानिया। उसके बाद ही हम चर्चा करें, लगातार ये चीज़ें बढ़ती रहीं और जो जजों का कोरम है वो लगातार इंक्रीज करता रहा। और आज के समय जो कोरम की व्यवस्था है वो मैं आपको डिस्कस भी की है, जो आज फिर पुनः एक बार आपको बता देता हूँ। 1+37 की व्यवस्था हमारी जुडिशरी में है।
जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश की एक कोरम व्यवस्था है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं से कि अब ये जो जितने भी जज बनाए जाते हैं या जज का नाम डिक्लेयर किया जाता है, उनके पीछे क्या रीजंस है, तो बेटा थोड़ा बैकग्राउंड को जाते हैं। और बैकग्राउंड एक कॉलेजियम प्रणाली को कहा जाता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र और न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था रखी गई है। अगर हम कॉलेजियम प्रणाली की बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसे आप देखेंगे तो सेकंड जजेस केस से स्टार्ट किया गया और थर्ड जजेस केस 1998 में इसे एक्सपेंड करके 5 मेंबर ये आपका सिस्टम बना दिया गया। ये जो इस्टेब्लिश किया गया कॉलेजियम व्यवस्था, ये 1993 के सेकंड जजेस केस से किया गया है। बात यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें, लगातार इन्हीं के इस सिस्टम के द्वारा ही यहाँ एग्जीक्यूटिव और जो हमारी जुडिशरी है, दोनों को एक यहाँ पर रोल दिया गया, जिसके माध्यम से यहाँ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और उनके ट्रांसफ़र पर भी यहीं पर आप देखेंगे स्टैंप होता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि कॉलेजियम प्रणाली को रिप्लेस करना किससे बेटा? एनजेक व्यवस्था से, जिसका मतलब है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये लाने का जो काम है वो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 में किया गया। इसको रिप्लेस करने की बात ये थी कि यहाँ पर जो कार्यपालिका की व्यवस्था है उसको एक अलग रोल दिया जाए और यहाँ जुडिशरी को एक अलग रोल दिया जाए। तो इस आधार पर यहाँ ये रखा गया कि हम कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर हम क्या करेंगे बेटा? एनजेक व्यवस्था को लाएंगे। जो राष्ट्रीय न्यायाधीश जो नियुक्ति आयोग है उसकी हम यहाँ पर एक परिकल्पना रखते हैं। और ये व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खास करके कुछ जो जुडिशरी फंक्शंस था वो अपने आप में एक अलग निकाय में देखने को मिला। तो इस वजह से यहाँ आप देखेंगे 2015 में ही थोड़ा सा ही आगे चलकर इस एनजेक व्यवस्था को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के रूप में डिक्लेयर कर दिया और पुनः आपकी कॉलेजियम व्यवस्था को बहाल कर दिया। जब कॉलेजियम व्यवस्था बहाल हो गई तो आज के समय जो न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट है, जो न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र है, तो वो सारी व्यवस्थाएं आज के समय भी कॉलेजियम व्यवस्था से ही होती हैं। मेरा ये आपसे बताना था कि ये सारी व्यवस्था आपके बहुत अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनली और गवर्नेंस की स्थिति में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि जुडिशरी का फंक्शन माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई व्यवस्था, कोई समस्या, ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आई है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। बहुत ज़रूरी पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है, बात समझ में आई। लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट की जो व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के भाग 5 में और चैप्टर को भी अगर उठाएं तो चैप्टर इसका 4 है और 4 चैप्टर में भी अगर हम बात करें आर्टिकल 124 से 147 के बीच ये व्यवस्था रखी गई है, जिसमें अनुच्छेद 124 के 1 के क्लॉज में ये व्यवस्था रखी गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कैसे की जाएगी और क्या क्या उनके लिए प्रोविज़न रखे जाएंगे। बात समझ में आई। तो यही व्यवस्था मैं आपको बताने वाला था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में अति महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक मेरी बात से सभी लोग सहमत होंगे। और अगर ऐसी ही चर्चा आप चाहते हैं और ऐसे ही किसी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखना चाहते हैं और किसी भी क्वेश्चंस को ऐसे समझना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को ऐसे समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।